हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 14 जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें हम समझेंगे कि ये किस तरह से संविधान में हमारे लिए किस तरह से मानव अधिकार के लिए इम्पॉर्टेंट है और क्यों हमें इसे पढ़ना और समझना ज़रूरी है। कॉम्पिटिटिव के लिए तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसकी कोर वैल्यू समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं समझ आती है मेरे टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसमें आपको अच्छे से अच्छा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। लेट्स स्टार्ट। भारतीय संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकार एक स्पेशल चैप्टर है जिसको हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। और इसमें जो आर्टिकल 14 है, अनुच्छेद 14 है, वो किसका है? वो है कानून के समक्ष समानता, राइट टू इक्वलिटी। किसके समक्ष? कानून के समक्ष। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? समझ 14 का क्या एक्चुअली मीनिंग है? राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। राज्य, मैंने आपको आर्टिकल 12 के बारे में पूरा बताया कि राज्य में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। वो सरल शब्दों में, राज्य सभी व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करेगा, मतलब कानून के सामने सब कुछ एक बराबर है और किसी के साथ मनमाना भेदभाव नहीं कर सकता। ये ऊंचे हैं तो इनके साथ कुछ अच्छा, ये नीचे हैं तो इनके साथ कुछ बुरा, ऐसा नहीं। ठीक है। अनुच्छेद 14 के दो मुख्य तत्व हैं, टू मेन फीचर्स हैं। कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और सेकंड मैं आपको आगे बताऊंगी। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। कोई भी पर्सन कानून से ऊपर नहीं है। ठीक है। राजा, मंत्री, अधिकारी, अमीर, गरीब, सब पर एक ही कानून लागू होता है। यह अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। रूल ऑफ लॉ। उदाहरण, एग्जाम्पल सबसे पहला क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है, एक सेकेंड में देखिए, यदि कोई आम नागरिक एक अपराध करते हैं तो दोनों यदि कोई मंत्री और आम नागरिक एक ही अपराध करते हैं तो दोनों पर समान कानून लागू होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इसमें क्या है? अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। यदि कोई मंत्री और आम नागरिक एक ही अपराध करते हैं तो दोनों पर समान कानून लागू हुआ, डेफिनेटली। सेकंड क्या है? कानूनों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। वो क्या था? इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब दो लोग चाहे वो नीचे हो या ऊंचे हो, उन्होंने कोई एक अपराध किया है तो दोनों के ऊपर सेम सजा है। अब इसमें क्या? इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दोनों के लिए समानता का संरक्षण। समझते हैं? इसका अर्थ है कि समान परिस्थिति में सभी के साथ समान व्यवहार, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार, लेकिन अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग व्यवहार किया जाएगा। देखिए, इसको बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि ऐसा क्यों। ठीक है, लड़की के साथ अलग व्यवहार, लड़के के साथ अलग व्यवहार। हमें उनकी क्षमता को देखते हुए कानून ने क्या किया है? प्रोटेक्शन भी दिया है, कुछ संरक्षण भी दिया है। तो बशर्ते तर्कसंगत और न्यायपूर्ण हो। कैसे हो? तर्कसंगत और न्यायपूर्ण हो। ऐसा नहीं है कि हम किसी छोटे बच्चे के अपराध को और एक दूसरे उसी के उम्र दराज आदमी, बोला आदमियों को सेम सजा, तो आदमियों में बच्चे अलग हो गए। ठीक है, आगे समझते हैं। यह अलग परिस्थितियों में अलग व्यवहार किया जाएगा, बशर्ते वह तर्कसंगत और न्यायपूर्ण हो। यह सिद्धांत अमेरिका से लिया गया है। यह सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। उदाहरण, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनेगा, जैसे 33% आरक्षण, SC ST के लिए आरक्षण। 33% आरक्षण क्या क्या होगा? SC और ST के लिए आरक्षण। ये भेदभाव नहीं बल्कि सकारात्मक भेदभाव है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। क्या अनुच्छेद 14 पूर्ण समानता देता है? नहीं, अनुच्छेद 14 पूर्ण समानता नहीं देता। ऐसा लोग सोचते हैं। अभी समझते हैं किस तरीके से। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है? पॉजिटिव मतलब सकारात्मक भेदभाव करना है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाना। अब लोगों के मन में आएगा कि महिलाएं क्या अलग से आई हैं? नहीं, महिलाओं का वर्गीकरण पिछड़ा हो गया है, पिछड़ा कर दिया गया है। ठीक है, मतलब मैं फेमिनिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं सोच के बता रही हूँ। मोस्ट ऑफ जगह आपने अपनी फैमिली में भी देखा होगा कि जो पैट्रियार्की है, पितृसत्ता समाज हमारे भारत में चलता है, तो मैटरनिटी जो मैट्रेटिक जो समाज है उसकी कहीं ना कहीं अवहेलना है, उसको कहीं ना कहीं पीछे रखा जाता है। समानता तो नहीं दी जाती पर पीछे रखा जाता है, जिस कारण सरकार को ये जानने और समझने की बहुत आवश्यकता है कि उनको भी उतनी बराबर राइट मिले।
इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, उन्होंने इक्वल प्रोटेक्शन दिया दोनों को। और उन्होंने क्या किया है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया है। जैसे कि लड़कियों को 33% या महिलाओं को 33% आरक्षण देना या बच्चों को विशेष कानून देना। ST ST के लिए आरक्षण ये भेदभाव नहीं बल्कि सकारात्मक है। आगे, क्या अनुच्छेद 14 पूर्ण समानता देता है? आंसर है नहीं। आगे समझते हैं क्या है इसका मीनिंग। तीसरा है, अनुच्छेद 14 तार्किक वर्गीकरण रीजनेबल क्लासिफिकेशन की अनुमति देता है। तार्किक तार्किक वर्गीकरण मतलब रीजनेबल क्लासिफिकेशन। वैध वर्गीकरण की शर्त की दो शर्तें हैं। वर्गीकरण बुद्धि संगत पर आधारित हो। वर्गीकरण बुद्धि संगत मतलब जो लॉजिकल हो, जिसके पीछे कोई लॉजिक हो। ठीक है, हम किसी एक महिला को एक पुरुष से कंपेयर नहीं कर सकते। हम किसी छोटे बच्चे को किसी बड़े आदमी से कंपेयर नहीं कर सकते। तो हमें कंपैरिजन इक्वल इक्वल लोगों में करना पड़ेगा। पर इक्वल लाने के लिए भी उनके लिए कुछ करना पड़ेगा ना सरकार को। वो इक्वल तो तब आएंगे ना। आप आज भी देखते होगे अपने स्कूल कॉलेज में जो स्टूडेंट है, जो स्ट्रेंथ है गर्ल्स की एज कम्पेयर टू बॉयज़, वो कम ही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इक्वलिटी नहीं है। ठीक है, आज भी बहुत सारी जगह लड़कियों के पैदा होने पर लोगों के मन में एक टेंशन आती है। क्यों? क्योंकि उनको आगे पाल पोस के बड़ा करके उनकी शादी करने की टेंशन है। वो अपने घर पे ना रहकर किसी दूसरे, तो ये सब एक टेंशन क्रिएट करता है। ठीक है, वर्गीकरण का उद्देश्य कानून के बीच तर्कसंगत संबंध है। अगर ये दोनों शर्त पूरी हो तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 14 किन पर लागू होता है? यह केवल नागरिकों तक सीमित नहीं है, भारतीय प्लस विदेशी नागरिक प्लस सभी पर लागू है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन पे लागू है, ये सभी के लिए एक बराबर है। ठीक है, राज्य आर्टिकल 14 में आर्टिकल 14 में वर्णित पर बाध्यकारी राज्य के बारे में मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 14 के बारे में उसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। आर्टिकल 14 और मनमाना व्यवहार। हाँ, आप मनमाना व्यवहार नहीं कर सकते। इसमें क्या है, राज्य मनमाना व्यवहार आर्बिट्ररी व्यवहार नहीं कर सकता। बिना कारण भेदभाव अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। कोई रीजन नहीं है फिर भी आपका भेदभाव कर रहे हो। कोई रीजनेबल कॉस्ट है, कोई रीजनेबल कारण है, कोई रीजनेबल या आर्बिट्रीनेस जो आप कर रहे हो मनमाना, वो नहीं चलेगा। तो वो चलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बिना कारण भेदभाव अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट का सिद्धांत। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। आर्बिट्रीनेस इज एन एंटीथेसिस ऑफ इक्वलिटी। मनमाना व्यवहार समानता का विरोध है। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय केस एंड लॉ। ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य। इसमें ऐसा हुआ था कि जो ईपी रोयप्पा हैं ये एक अच्छे पद पे थे, कोई ऊंचे पद पे थे, पर सरकार ने इनको किसी निचले पद पे दे दिया। तो उन्होंने कोर्ट में जाके केस किया और कहा कि ये मेरे साथ मनमाना व्यवहार राज्य के द्वारा किया गया है। मुझे बिना कारण बिना रीजनेबल क्लासिफिकेशन के मुझे छोटे पद पे रख दिया गया है। ठीक है, तो ये इनके लिए तो निर्णय आया था और इनके फेवर में आया था। समानता इक्वल्स टू मनमानापन का अभाव। अनुच्छेद 14 का दायरा व्यापक किया गया और उसको बढ़ाया गया। ठीक है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। अनुच्छेद 14, 19 और 21 एक दूसरे से जुड़े हैं। कोई भी कानून न्याय संगत, उचित और तर्कसंगत होना चाहिए। अनुच्छेद 14 में मेनका गांधी का 1978 में उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था किसी कारण से, जो कि उनको बिना बताए करा था, जो कि उनको किसी बात की इन्फॉर्मेशन, उसमें उन्होंने कोर्ट में पेटिशन दायर की और उन्हें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने ये उनके फेवर में जजमेंट किया कि नहीं, बिना किसी कारण के, बिना किसी ठोस वजह के, आप बिना उन्हें सूचित किए, बिना उन्हें जानकारी दी उनका पासपोर्ट आप जब्त नहीं कर सकते। अनुच्छेद 14 का महत्व लोकतंत्र की आधारशिला है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा, कमजोर वर्गों की रक्षा। ये सब हमें इसमें बताया हुआ है। 5वें नंबर में क्या है, अनुच्छेद 14 का महत्व लोकतंत्र की आधारशिला, सामाजिक न्याय को बढ़ावा, कमजोर वर्गों की रक्षा, प्रशासनिक मनमानी पर रोक। ये सारी इसके अनुच्छेद 14 का मीनिंग है। आगे देखते हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 मौलिक अधिकार का मील का पत्थर निर्णय हुआ। सरल व परीक्षा उपयोगी हिंदी। केस की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड समझते हैं। मेनका गांधी का पासपोर्ट सरकार ने बिना कारण बताए जब्त कर लिया। सरकार ने पासपोर्ट एक्ट 1967 की धारा 10 के सबसेक्शन 3 और 3 के भी सबसेक्शन सी के तहत यह कार्रवाई की। मेनका गांधी ने इसे अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कर सकती हैं वो याचिका दायर, क्योंकि उनका जब्त कर लिया गया पासपोर्ट। मुख्य कानूनी प्रश्न क्या, बिना सुनवाई ऑडी अल्ट्रम पार्टम से पासपोर्ट जब्त किया गया, मतलब बिना सुनवाई के उनका पासपोर्ट जब्त किया गया। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ का क्या अर्थ है? आपको जो लॉ के द्वारा स्टेब्लिशमेंट जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करें, आप डायरेक्ट किसी का भी कुछ भी नहीं कर सकते।
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय। कोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आर्टिकल 14, 19 और 21 एक दूसरे से अलग नहीं है बल्कि परस्पर जुड़े हुए हैं। आर्टिकल 21 की नई नई व्याख्या। पहले ए के गोपालन के केस 1950। अनुच्छेद 21 कोई भी प्रक्रिया जो कानून में लिखी हो वही पर्याप्त है, चाहे वह अन्यायपूर्ण या कठोर क्यों ना हो। ये पहले था, पर अब मेनका गांधी केस के बदलाव के बाद कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ है प्रक्रिया न्यायपूर्ण, जस्ट, उचित, फेयर और तर्कसंगत, रीजनेबल होनी चाहिए। जस्ट मतलब प्रक्रिया न्यायपूर्ण होना चाहिए, दूसरा फेयर होना चाहिए, उचित होनी चाहिए, तीसरा तर्कसंगत होनी चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं। मनमानी प्रक्रिया असंवैधानिक होगी। आप अपने मन से नहीं चला सकते कुछ भी। यह सिद्धांत लगभग नेचुरल जस्टिस और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जैसा है। अनुच्छेद 14 की भूमिका। कोई भी कानून या सरकारी कार्य मनमाना नहीं हो सकता। डेफिनेटली अगर आप सरकार हैं तो आप मनमाना तरीके से तौर तरीका नहीं कर सकते। आप जा सकते हैं, अगर ह्यूमन राइट का कुछ भी वायलेशन होता है, फंडामेंटल राइट का कुछ भी वायलेशन होता है, तो वो व्यक्ति को, वो नागरिक को कहाँ जाने की अधिकार है उसके पास, वो उसके पास राइट है कि वो कहाँ जाए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। फिर मनमाना नहीं कर सकते, तर्कहीन भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर प्रक्रिया मनमानी है तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन होना ही होना है। अनुच्छेद 14 की भूमिका। विदेश जाना व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। यह अनुच्छेद 19(1) का सबसेक्शन ए व 19(1) का सबसेक्शन जी से जुड़ा हुआ है। प्रतिबंध उचित। अनुच्छेद 19 का 2 से लेकर 6 के भीतर होनी चाहिए। ठीक है, जो प्रतिबंध के बारे में बताया हुआ है। आगे समझते हैं। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई कानूनी कार्रवाई भी की जाती है तो उसको प्रॉपर सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए, उसको सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए। बिना कारण बताए अधिकार छीनना गलत है, उसका अधिकार हम नहीं छीन सकते। केस का महत्व, इंपॉर्टेंस। मौलिक अधिकार का विस्तार। प्रशासनिक मनमानी पर रोक। आर्टिकल 21 को जीवन की गरिमा से जोड़ा है। आर्टिकल 21 हमारी किससे जुड़ा हुआ है? राइट टू प्राइवेसी, या फिर हमारे जीवन की गरिमा से जोड़ा है। मनमाने अधिकार की सुरक्षा को मजबूत हुई है। परीक्षा के लिए 5 लाइन का, मैं आपको इसको बाद में बताऊंगी, ये इसमें खास इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे देखते हैं। 9th में क्या, अब मैं इसको इंग्लिश में आपको पढ़ के बताती हूँ और इंग्लिश में भी थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। आर्टिकल 14, राइट टू इक्वलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 इज अ फंडामेंटल राइट अंडर अ पार्ट 3 ऑफ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। It guarantees equality before law and equal protection of law to all person within the territory of India। मतलब इसमें दो बातें, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। पहला पार्ट है टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 14। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब कभी भी राज्य किसी भी उसके राज्य क्षेत्र में रहने वाले किसी भी नागरिक को, जो वहाँ के नागरिक है, जो वहाँ रह रहे हैं, उनकी स्वतंत्रता या उनकी समानता के साथ पार्शलिटी नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। ये बात आपको समझ में आए। अगर राज्य ऐसा करता है तो वो मनमाना व्यवहार अपना रहा है तो उसके खिलाफ हम पेटिशन दायर कर सकते हैं। आगे देखिए, की फीचर्स ऑफ आर्टिकल 14। इक्वलिटी बिफोर लॉ, बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इसको कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। मीन्स एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन द फेवर ऑफ एनी इंडिविजुअल। एवरीवन इज subjected to the same law regardless of rich or poor, high or low status, public official और a private citizen। मतलब इस बात का हमें ध्यान रखना है कि वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अमीर गरीब हो सकता है, हाई और लो स्टेटस वाला हो सकता है, पब्लिक ऑफिशियल और प्राइवेट ऑफिशियल सिटीजन हो सकता है। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई भी व्यक्ति, वो भारत का नागरिक है, वो विदेशी भी है तो भी, पर उसके लिए इक्वलिटी बिफोर लॉ के सामने वो समान है, सब समान है। नो वन कैन इज अबोव द लॉ के ऊपर कोई भी नहीं है। आगे देखते हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्या मतलब है? बोरोड फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल। द स्टेट कैन मेक्स अ लॉ दैट क्लासिफाई पीपल बट क्लासिफिकेशन मस्ट बी रीजनेबल। क्लासिफिकेशन कैसे होनी चाहिए? रीजनेबल होनी चाहिए। इट मस्ट हैव अ रैशनल नेक्सस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ। अगर क्लासिफिकेशन किए भी जा रहे हैं तो वो कैसे होने चाहिए? रीजनेबल होने चाहिए, उनके पीछे कुछ लॉजिकल रीजन होना चाहिए, कुछ तो भी कारण नहीं कि हम मनमाने तरीके से उसका बना रहे हैं, ऐसा नहीं। रीजनेबल क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। क्लासिफिकेशन इज रेयर इज ओनली इफ द बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड। इंटेंजिबल डिफरेंशिएशन मतलब ऐसा कि जो जो तर्क संगत हम कर भी रहे हैं, जो बुद्धिमत्ता के साथ में हम उसमें जो अंतर्गत रख रहे हैं वो बुद्धिमत्ता के साथ करें। देयर मस्ट बी अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड रैशनल नेक्सस। द क्लासिफिकेशन मस्ट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द पर्पस ऑफ लॉ। जो क्लासिफिकेशन है वो पर्पस ऑफ लॉ को फॉलो करे। द आइदर कंडीशन फेल्स, आर्टिकल 14 इज वायलेटेड। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फेल होती है कि वो मतलब क्या, रीजनेबल क्लासिफिकेशन फेल होता है, या फिर द रेस्ट इज रियल डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स एंड नेक्सस, जो इंटेलिजेंस डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर फेल होती है तो वो आर्टिकल 14 का क्या है? वायलेशन है। आगे देखते हैं।
इवन इफ देयर इज अ नो क्लासिफिकेशन आर्बिट्रेरीनेस इटसेल्फ इज एन अनकॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है फिर भी मनमाना व्यवहार चल रहा है तो वो अपने आप में असंवैधानिक हो जाएगा। की केस ऑफ ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जैसा मैंने आपको बताया था कि वो एक अच्छे पद पे थे, बिना किसी कारण ने राज्य ने उनको एक छोटा, उससे जिस पद से उससे कम पद पे थे तो उन्होंने केस दायर किया और उनके उनके फेवर में सिटीजन उनके फेवर में नतीजा आया। कोर्ट ने कहा बिना कारण के, बिना रीजनेबल कॉज के किसी की पद और गरिमा को छीन भी नहीं सकते हैं, उसके पीछे कोई रीजनेबल कारण दीजिए। हु कैन क्लेम आर्टिकल 14 अप्लाई टू एनी सिटीजन, एनी पर्सन, इंडियन सिटीजन, फॉरेनर्स, लीगल पर्सन, कंपनीज, कॉर्पोरेशन, एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14। किस किस पर नहीं लगेगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रेसिडेंट पर, गवर्नर पर आर्टिकल 361 लिमिटेड इम्यूनिटी, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं उसको समझना पड़ेगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं उन पर आर्टिकल 14 नहीं लगेगा। सर्टन प्रिविलेज है, कुछ कुछ प्रिविलेज है। जज जो है उन पे नहीं लगेगा। प्रोटेक्शन फॉर द जुडिशियल एक्ट, उन्होंने अगर प्रोटेक्शन किया है कोई जुडिशियल एक्ट पे तो उस पर नहीं लगेगा। दिस आर द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्शन नॉट वायलेशन, ये कुछ एक्सेप्शन है, वायलेशन नहीं है। इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार 1952, आर्बिट्ररी क्लासिफिकेशन इनवैलिड, ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आर्बिट्ररी डॉक्ट्राइन ऑफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। ठीक है, आगे देखते हैं। ईपी रोयप्पा आर्बिटरी, फिर मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, आर्टिकल 14 एक्सपांडेड स्कोप, नवदीप सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, इक्वलिटी एंड डिग्निटी। ठीक है, आप इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।